हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब कोई ठीक होंगे। आपका स्वागत है टीचमेंट बिहार के लेक्चर नंबर 12 में, स्पेशल संप्रेषण बैच स्पेशल में। चलिए, सॉरी, देखिए पिछला वाला वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 11 था जो थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ था क्योंकि बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया। आज आपको मेरे आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि मेरा सर्दी खांसी होल है, हमको तबीयत खराब मेरा होल है, पूरा बॉडी पेन कर रहा था जी, पता नहीं कैसे। चलिए ये सब बात तो छोड़ दीजिए, बस इसकी जो आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। कैसे सबको उम्मीद है अच्छे ही होंगे, मेरे तरह तो कोई बीमार नहीं होगा अभी भी। एक आप सबका तो वैसे भी एग्जाम है, बीमार पढ़ना भी नहीं है, ठीक। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखिए मुंशी प्रेमचंद जी यानी कि लेक्चर नंबर 10 से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, वहीं से रिवीजन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद मतलब कौन थे। वो हिंदी और उर्दू के एक प्रसिद्ध लेखक थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1936 में। जहाँ जन्मे वहीं मृत्यु हुई, यानी कि लामी गांव, बनारसी, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म भी हुआ था और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद उनके माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम अजायब राय। फिर उनके प्रसिद्ध कहानियाँ गबन, गोदान, पूस की रात, फिर जो हमने आखिरी आपको पढ़ाया ईदगाह, यही सब देख रहे थे हम लोग। ईदगाह पढ़ चुके थे। ईदगाह में क्या था, हामिद नाम का एक बच्चा था जिसके माता पिता नहीं थे और वो अपनी दादी के साथ रहता था। और वो ईद के दिन जब वो सब लोग खुशी मना रहे थे तो वह अपनी दादी के लिए सोचता है और चिमटा लेके आता है। उस कहानी का उद्देश्य क्या था, तो वो जो बच्चे होते हैं वो परिस्थिति के अनुसार समय से पहले ही बड़ों जैसा काम करने लगते हैं। जैसे कि वो देखिए खिलौने और मिठाई का त्याग करके क्या लेके आ गया था, चिमटा लेके आ गया था दादी के लिए। चलिए ये तो हो गया रिवीजन यहाँ तक का। अब देखते हैं आपको सेकंड। हाँ, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसा कैसे होगा। देखिए कहानी का जो पीडीएफ होगा ना आपको, वो हमने आपके नीचे वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा वीडियो के, तो नहीं तो फिर आपको ऐसे पर्सनल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ज्वाइन हुई। क्वेश्चन आंसर उसका चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हुई। शब्दार्थ उसका चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हुई। वहाँ से आपको शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, कहानी का पीडीएफ, वीडियो लेक्चर का पीडीएफ, सब चीज़ आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं इसके, तो वो भी किस में डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालेंगे, ठीक। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, हम लोगों को आज पढ़ना है पूस की रात। कौन सी रात? पूस की रात, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश में ना जनवरी की रात है। जनवरी की रात है। ये भी किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई है कहानी। इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी है। उसकी तरह उसी ईदगाह कहानी की तरह इसमें भी कोई एक वो फेमस होगा। तो इसमें कौन सा है, ये किसके ऊपर आधारित है? किसानों के जीवन से संबंधित है। ये कहानी किससे संबंधित है? किसानों के जीवन से। पूस की रात का यहाँ से यहाँ तक के टोटल का मीनिंग क्या होता है वो लिख लीजिए पहले। ठंड की रात। फिर ये कहानी किससे संबंधित है? पूस की रात। किसानों के जीवन से संबंधित ये कहानी है, ठीक। इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन प्रमुख पात्र कौन है। अब फिर मतलब क्या प्रमुख पात्र। वैसे ये कहानी देखिए, इस कहानी में एक चीज जरूर याद रखिएगा, लिखा कब गया था ये कहानी? 1921 में। लेकिन प्रकाशित कब हुआ? प्रकाशित हुआ ये 1930 में। बस ये कहानी नहीं, मतलब इस चीज में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो कहानी है वो किस चीज से संबंधित है, तो किसानों के जीवन से संबंधित है। कब लिखा गया मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा? तो 1921 में लिखा गया। कब प्रकाशित हुआ? तो 1930 में प्रकाशित हुआ। पूस की रात का मतलब क्या होता है? ठंड की रात। इसमें प्रमुख पात्र कौन है? हमारा हल्कू किसान। एक किसान इसमें प्रमुख पात्र है। किसान के जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, वो किस तरह अपना जीवन चलाता है, किस तरह नहीं अपना जीवन, कितने रुपए बचाता है, कैसे करता है, क्या नहीं करता, वो सब कुछ क्या है इस कहानी में दिखाया गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। आप इतना उतारिए, पहला टॉपिक डालिए क्या? पूस की रात। कहानी रचनाकार प्रेमचंद
पूस की रात का मतलब ठंड, ठंड की रात किसानों के जीवन से संबंधित, लिखा कब गया 1921 में, प्रकाशित कब हुआ 1930 में। ठीक, आप इसको उतारिए। उसके बाद हमें इसमें जो मेन मेन प्रमुख कैरेक्टर कौन है इस कहानी के, सहायक पात्र कौन है, कहानी का उद्देश्य क्या है, उससे सीख क्या मिलती है, ये चीज हम लेके आएंगे। ठीक, चलिए जल्दी से उतारिए इसको। प्रमुख किरदार बोलिए, प्रमुख पात्र बोलिए, बात एक ही होता है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। किरदार, फिर सहायक पात्र, पहले दोनों का लिख लेते हैं, उसके बाद इसके नीचे का लिखेंगे। चलिए, प्रमुख किरदार में कौन है, हल्कू किसान, हल्कू किसान। एक गरीब किसान। सहायक में उसकी कौन आ जाएगी, पहले तो पत्नी, पत्नी का नाम क्या है, मुन्नी। मुंह आधा ना और पूरा नाम के बाद ई की मात्रा, मुन्नी। फिर जमींदार, देखिए जमींदार इसमें वैसा सहायक किरदार नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, याद रहना चाहिए। इसका नाम क्या था, सहना, हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद कुत्ता, किसका, हल्कू का कुत्ता, जिसका नाम क्या था, जबरा, जबरा। इसमें यही प्रमुख किरदार है। कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है, तो हमारा हल्कू जो होता है इस कहानी का नायक होता है, यानी कि इसी के कहानी इर्द गिर्द घूमेगी। उसकी पत्नी मुन्नी है, जमींदार सहना है, जिससे किसने, हल्कू ने कर्जा लिया। फिर उसका क्या, हल्कू के साथ एक कुत्ता रहता है जिसका नाम क्या है, जबरा। चलिए, कहानी का उद्देश्य नहीं, पहले कहानी का सीख और समस्या देखेंगे, फिर कहानी का उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं, फिर कहानी का उद्देश्य देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको क्या बोले, उद्देश्य लिखवाते हैं। ये उद्देश्य यहाँ पे हम आपका पूरा लिख के आ चुके हैं, आपको बताना बस है इसमें कि प्रेमचंद क्या कहना चाहते थे इस कहानी के द्वारा, क्या हमें बताना चाहते हैं, ये सब चीज हमको यहाँ पे देखना है। पहले देखिए उद्देश्य में क्या कहा गया, उद्देश्य में ये बताया गया है ना कि किसान किस तरह अपना जीवन जीते हैं, फिर भी वो क्या है क्या नहीं है, वो पूरा कहानी इसका उद्देश्य है। इसमें क्या है, प्रेमचंद अपनी इस कहानी के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह कठोर परिश्रम, ये देखिए क्या है, कठोर परिश्रम और मेहनत के बाद भी किसान हमेशा अभावों यानी कि कमियों से घिरा रहता है, यानी कि चारों तरफ से कमी ही कमी रहता है उसको। मतलब कि कुछ चीज का जरूरत, जैसे कि कुछ चीज का जरूरत पड़ा तो उसको कहीं ना कहीं से अब मांगने की जरूरत पड़ेगा, या कहीं ना कहीं से जाके जुगाड़ करना पड़ेगा। घिरा रहता है और कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। देखिए किससे, कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता है, तथा लगातार शोषण यानी किसी का चीज का लगातार आप उसका दुख दर्द देते रहिएगा तो उसको क्या कहते हैं, शोषण करना। शोषण किस तरह, लगातार शोषण से किस तरह किसानी की आस्था से, किस तरह शोषण से किस तरह किसानी यानी कि जो वो खेती करता है उसी के प्रति जो होता है ना, वो उसके प्रति आस्था डगमगाने लगता है, यानी कि डगमगा जाता है। आस्था कहने का मतलब होता है कि जैसे कि इन द सेंस आप मान के चलिए, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बोर फील हो गया, या कुछ कर रहे हैं उसमें आप इतना बार ट्राई कर चुके हैं कि आप उसमें अब आगे कुछ कर ही नहीं सकते। आप बार बार ट्राई करते बार बार फेल होते, बार बार ट्राई करते बार बार फेल होते, तो आप डिमोटिवेट होइएगा ना जी। तो वही आस्था की कमी होना, तो उसी को क्या कहते हैं, किसानी की आस्था से वो डगमगा जाता है किसान। अब देखिए वो बार बार खेती करता है, बार बार अपना पूंजी लगाता है, बार बार कर्जा लेके कहीं ना कहीं से पूंजी लगाता है, लेकिन क्या होता है, फसल अच्छा से बिक नहीं पाता, या सरकार जो है उसको अच्छा से रेट नहीं देती है, या कोई और कारण भी लेके चलिए, जिसके कारण क्या हो पाता है, किसान जो बेचारा इतना मेहनत करने के बाद भी उगाता है। हम जानते हैं कि हम में से ज़्यादातर बच्चों के पापा भी किसानी ही है, बहुत कम होते हैं जिनके जॉब कर रहे होते हैं।
आपके हमारे सबके अधिकतर के पापा किसान है, मेरे पापा भी किसान है, हमको पता है क्या चीज़ होता है क्या चीज़ नहीं होता है। तो कितना हम लोग मेहनत करते हैं, कितना खेत में रात दिन एक किए हुए रहते हैं, ऐसे भरा हुआ ठंडा में भी जाके रात को पानी डालना, ये करना वो करना, खेत में क्या रहे वहाँ पे आज पानी खुला है तो जाके खेत में डालना, या फिर पानी ज़्यादा ना हो जाए वो देखना, सब कुछ। वो भी ऐसा रात में है कि कोई गाय वाय आ गया है गांव में तो अपना खेत जाके बचाओ, चढ़ जाएगा तो वो नुकसान अलगे। फिर यही सब कारण क्या होता है, किसान पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो क्या करने लग जाता है, किसानी छोड़ के और कुछ काम करने लग जाता है। आजकल क्या हो गया, किसान किसानी छोड़ के बहुत सारा काम इधर उधर करने लगा है। तो वही क्या है, किसान ये सब चीज़ें मुक्त हो चुका। आप सुनते होंगे कि इस साल इंडिया में किसानों ने इतना आत्महत्या किया, इस साल इंडिया में किसानों ने इतना आत्महत्या किया। क्यों कर रहा है वो सब आत्महत्या, यार इसी के कारण न कर रहा है। वो कितना भी कुछ कर लेता है लेकिन उसका हो ही नहीं रहा है कुछ। ये सब वैसे सोशल टॉपिक है, हमको इस पर बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन फिर भी क्या करें, रहा नहीं जाता है कि हम भी किसान के ही लड़के हैं। तो मुंशी प्रेमचंद अपनी इस कहानी के द्वारा हमें ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कठोर परिश्रम यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी किसान हमेशा अभावों से घिरा हुआ रहता है। जैसे कि इस कहानी का नायक कौन है, हल्कू। हल्कू एक बहुत मेहनत करता है, किसान खेती भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कर्जा जो लिया रहता है वो किससे, अपने जमींदार से, जिसका नाम क्या लिखवाए थे हम लोग, सहना। वो आके कर्जा मांग लेता है। तो अब सोचिए बीच बीच में हम कर्जा मांग लेगा तो कैसे दे पाएगा बेचारा, जब तक फसल नहीं हुआ। तो फसल काट के ये दे देता है आदमी, या फिर जो पैसे इकट्ठा करके रखता है वही दे देता है। अब ये क्या हुआ, जो हल्कू था हमारा वो पैसे इकट्ठा करके रखता है किसके लिए, नई चादर खरीदने के लिए या नए कंबल खरीदने के लिए। क्यों, रात में भाई खेत में कैसे गुजारेगा रात, तो वही उस कारण वो पैसे जमा करके रखता है। लेकिन क्या हो जाता है, जब मांगने आ जाता है जमींदार तो अपनी पत्नी से जाके बोलता है कि पैसे निकाल के दे दो, हम उसको दे देंगे, जान छूट जाएगा। तो वही क्या है, जो अब क्या हो गया, जो भी पैसा था वो लेके चल गया, तो फिर से कमी हो गया कि नहीं हो गया, वो फिर से गरीब हो गया कि नहीं हो गया, दोबारा से दोबारा जितना था और गरीब हो गया उससे। आपके पास मान के चलिए 4 रुपया था, आप किसी से कर्जा लिए हैं, वो आके आपसे 3 रुपया लेके चला ही गया, तो आप जितना पहले तो आप 4 रुपये थे, 10 रुपये की तुलना में आप गरीब थे। फिर आया लेके चला गया तो और गरीब हो गए। फिर क्या है, कुछ दिन बाद आएगा फिर पैसा मांगेगा, तो जितना गरीब था और उससे ज्यादा गरीब है। तो इसलिए गरीब गरीब होता ही जा रहा है और अमीर अमीर ही होता जा रहा है। समाज आजकल धर्म के नाम पे नहीं, यही दो चीज पे बटा हुआ है। एक अमीरों का अलग धर्म चलता है, गरीबों का अलग धर्म। गरीब कैसा भी रहे उसका लाइफ स्टाइल एक ही रहेगा, अमीर कैसा भी रहे उसका लाइफ स्टाइल एक ही रहेगा, कौन किसी भी धर्म का रहेगा। इसलिए धर्म के नाम पे मत लड़िए, धर्म के नाम पे वोट मत दीजिए, जातिवाद के नाम पे वोट मत दीजिए। गरीबी हटाओ या समानता लाओ, इन दोनों के नाम पे वोट दीजिए, ठीक। मेहनत के बाद भी किसानों के अभाव की कमी रहती है, मतलब हमेशा अभावों से ही घिरा रहता है, कर्जा से मुक्त नहीं हो पाता है वो, तथा लगातार शोषण शोषण यानी कि वो लगातार दुख से अपना गुजरता है। जो भी होता है जमींदार मान के चलिए थोड़ा सा देखेगा कि अरे खुश हो इससे कर्जा मांग लो, तो फिर किसान मजबूर हो जाता है। किसानी की आस्था से वो डगमगा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि किसानों के जीवन के ऊपर ये कहानी पूरा पूरी है, ठीक। तो आप इसको उतारिए, उसके बाद हम इसका सीख और समस्या लेके आते हैं कि इस कहानी का मेन समस्या क्या है, इस कहानी का सीख क्या है, उसके बाद सारांश देखेंगे। आप इसको उतारिए, शिक्षा स्टार्ट करते हैं। सीख देखिए, इस कहानी का सीख क्या मिलता है हमें, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलता है। तो प्रेमचंद की हमें 2 सीख मिलता है यही लिखिए जो नीचे में, कौन कौन वो देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन 2 सीख मिलता है। तो पहला सीख देखिए क्या मिलता है इससे, पहला सीख क्या मिलता है कि अनेक कठिनाई के बाद भी अपना काम कर्म करना चाहिए।
करते रहना चाहिए। दूसरा, आलस बुरी बला है। इस कहानी का समस्या देख लेते हैं शिक्षा के बाद। दो प्रकार की समस्या भी थी इसमें। लाभकारी ना होना। चलिए कोई नहीं, इसके बाद इंक डाल लेंगे, आपको अच्छा से दिखेगा। आपके मन की बात समझ जाते, घबराइए नहीं। चलिए बोला था ना तबीयत खराब है, असर दिख रहा है। आपके मन की बात जान जाते हैं, घबराइए नहीं। चलिए पहले हम लोग सीख देख लेते हैं। इस कहानी से हमें क्या है, दो सीख मिलती है कि कौन कितने, तो दो प्रकार के हम लोगों को सीख मिलती है। ठीक, पहला सीख क्या है कि अनेक कठिनाई के बाद भी अपना कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कि देखिए किसान ही क्या है, कितनों कर्ज में डूबा रहेगा, कितना भी उसके घर में तकलीफ रहे, लेकिन वो खेती करना छोड़ता है? आप ही बताइए, नहीं ना। तो इसी प्रकार अनेक कठिनाइयों के बाद भी हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। अपना जितना अच्छा से हम शिद्दत से काम करेंगे, भगवान कभी ना कभी उसका फल देता है। लेकिन क्या करें, कुछ आदमी पर डिपेंड करता है। किसान आज कितना भी कर्म कर रहा है अपना, लेकिन फिर भी वो कभी फायदा में नहीं जा रहा है, जो कहिए। लेकिन फिर भी क्या है, इस कहानी से पहला सीख तो यही मिलता है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा सीख क्या मिलता है कि आलस बुरी बला है। अब आप बोलिएगा सर इसमें आलस बुरी बला ये कैसा सीख मिल गया। अब बताते हैं इस कहानी का आलस बुरी बला सीख कैसे मिला। मान के चलिए इस कहानी में हम आपको आगे बताएंगे कि जो हमारा हल्कू होता है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो आग तापने के चक्कर में क्या होता है, अपना खेत छोड़ देता है। ठंड से बचने के लिए अपना खेत छोड़ देता है, आग जाके आग तापने लग जाता है। आग तापते तापते क्या होता है, उसका खेत पूरा नीलगाय चढ़ जाती है। फसल पक चुका था, फसल कटने ही वाला था, लेकिन क्या होता है, पूरा पूरा खेत नीलगाय चढ़ जाती है, गाय चढ़ जाती है। देखिए आलस ना करता, वो आग के पास से उठ के जाता, गाय को भगाता, तो फसल कुछ तो बचता, उसका काम तो आता। लेकिन क्या हो गया, चल गया उसका। फिर इसमें दो प्रकार की समस्याएं भी। पहला तो कर्ज में डूबा हुआ किसान, पहला तो कर्ज में डूबा हुआ किसान। अब बोलिएगा इसमें कर्ज में डूबा हुआ हल्कू जो हमारा था मेन कैरेक्टर, वो भी क्या था, कर्ज में डूबा हुआ। तो किसान है, लेकिन क्या करे, वो जमींदार से कर्जा लेके खेती किया। अब जमींदार उस पर ब्याज ही इतना लगा देता है कि बेचारा वो ब्याज चुकाते चुकाते मूलधन चुकाना ही भूल जाता है। जो पैसा लिया वो चुका ही नहीं पाता है। तो वही कर्ज में डूबा हुआ किसान, अब कर्जा लिया, लेकिन उसी के अंदर वो कर्जा चुकाते चुकाते उसका जिंदगी खत्म। फिर खेती का लाभकारी न होना। आजकल आप देख रहे होंगे कि गांव के जो भी लोग हैं, या हम ही देख पा रहे हैं या आप ही देख पा रहे होंगे कि वो खेती की तरफ अब ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। अपने बच्चे को पढ़ा के क्या करना चाहते हैं वो लोग कि नहीं बाबू तू पढ़ आगे, जो हमारी तरह खेती मजदूरी नहीं करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? क्योंकि खेती आजकल उतना लाभकारी नहीं है जी, वो उतना लाभकारी नहीं हो पा रहा जितना पहले हो पाता था। उतना लाभकारी नहीं हो पा रहा जितना पहले हो पाता था। उतना अच्छा अब खेती को नहीं माना जाता, क्योंकि खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन मुनाफा बहुत कम है। उसकी तुलना में अब सब लोग चाहते हैं कि नहीं, जहाँ पे हमको मेहनत कम करना पड़े लेकिन मुनाफा ज़्यादा मिले, वैसी चीज़ों की ओर ज़्यादा भाग रहा है आजकल इंसान।
इसलिए खेती लाभकारी नहीं हो पा रहा है। तो इस कहानी में दो ही मेन समस्याएं थी और दो ही मेन शिक्षा थी। आप इसको उतारिए, उसका कहानी का थोड़ा सा सारांश लिख देंगे कि मेन मेन चर्चा किसकी है, उसके बाद आपको पूरा कहानी बता देंगे और ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। अब उतारिए इसको जल्दी से। मेन मेन चर्चा किन किन बातों का है? तो पहला देखिए, मेन चर्चा किस चीज का है? पहला पूस की रात का, यानी कि ठंड की रात का। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट है, ये समझिए। तो ठंड की रात, मेन चर्चा इसका है। दूसरा क्या है? जमींदार से कर्ज। तीसरा क्या है? तीसरा आग जल आग आग की चर्चा भी है इसमें जी। ठंड की रात है, आग की चर्चा है, कुत्ते की चर्चा है इसमें, मतलब जबरा की। कुत्ते को टाइम दिया गया है, जबरे को टाइम दिया गया है। तो मैं तेरा जबरा फैन हो गया, लेकिन कुत्ता वाला फैन हो गया। फिर ओक की छतरी के नीचे लेटा हुआ था। नीचे खाट पर सो रहा था। गाय खेत चढ़ जाती है। पेट दर्द का बहाना बनाता है। बहाना आदि। चलिए देखिए, कहानी में यही इन्हीं सब चीजों का मेन चर्चा। हम लोग कहानी का सारांश देखना स्टार्ट करते हैं। हम आपको सारांश बताते हैं कि कहानी किस प्रकार चलता है। देखिए, ठंड की रात यानी कि बताया जाता है इसमें कि किस प्रकार ठंडा रहता है, किस प्रकार नहीं रहता है। ठीक, सबसे पहले कहानी स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले कहानी स्टार्ट होता है किसके? हल्के के ऊपर से। हल्कू कहता है अपनी बीवी से आके, यानी कि जो उसकी बीवी कौन थी? मुन्नी। पीछे पेज पलट के आपको उसमें मिल जाएगा। पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी। अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि जो 3 पैसे रखे हुए हैं, मतलब जो चादर के लिए जो नए कम्बल के लिए पैसे रखे हुए हैं, वो नया कम्बल लेना चाहता, तो उसके लिए उसने पैसे जमा किए। नए कम्बल के लिए पैसे रखे हुए वो दे दो, जमींदार सहना आया है मांगने के लिए। तो मुन्नी कहती है कि 3 पैसे जो तुमने कम्बल के लिए बचाए हैं वो भी दे देगे, तो फिर नया कम्बल लोगे कैसे? तुम ठंड की रात में रहोगे कैसे खेत में? तो क्या कहता है ये अपना हल्कू कि दे दो 3 पैसे, कम से कम वो जान तो छूटेगा। नए कमल बाद में ले लिया जाएगा, कहीं और से जुगाड़ कर लूंगा। मुन्नी फिर भी जिद करती है, लेकिन ये हल्कू मानता नहीं। वो 3 पैसे लाके साना को दे देता है। फिर रात जब होती है तब क्या करता है जो हमारा हल्कू है, वो ओक की पत्तों की जो छतरी बना लेता है। यानी कि आप देखते होंगे पूस का जो वो छाड़ देता है, फिर उसके नीचे आदमी सोता है शीत से बचने के लिए। तो ऐसे ही वो खेत के किनारे पे क्या है, वैसे ओक के पत्तों से छाड़ देता है और नीचे खाट पे, बांस की खटोले पे, खाट या खटोला या खटिया जो हम लोग बोलते हैं गाँव में, उसके ऊपर सो जाता है और एक फटी हुई चादर लेके तान के रहता है। फिर अपने साथ वो क्या होता है, एक कुत्ते को भी लेके जाता है, जो उसका कुत्ता रहता है। उस कुत्ते का नाम क्या था? जबरा। जबरे को अपने साथ लेके जाता है। फिर वो जबरे से ऐसे बोलता है कि आज तो बड़ी ठंडा है जबरा, मैं तो बोल रहा था तुझे, तू घर पे रहा, यहाँ पे क्यों आ गया साथ में मेरे? मैं वहाँ पे इतना अच्छा तुम्हारे लिए नेवारी बिछा के रखा हुआ था। तो क्या होता है, वो फिर भी ठंडा से बचने के लिए जबरे को अपने ऐसे चिपटा लेता है और खटिया पे लेट जाता है, अपने से ऊपर से ओढ़ लेता है। फिर भी ठंड उसको बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो उसके दिमाग में आता है तो क्यों ना मैं जाके अगल बगल जो सूखी पत्तियां हैं, यानी कि बगीचे में जो सूखी पत्तियां हैं, उनको जमा करके आग जला लूँ। तो वही अगल बगल जाता है बगीचे में, आम के बगीचे में, वहाँ पे पत्तियों को जमा करता है, फिर वहाँ पे आग जलाता है। जबरा और जो हल्कू था वो दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं, आग तापने लग जाते हैं। फिर वो जबरे से पूछता है हल्कू, क्यों जबरा, अब ठीक है ना? तो जबरा
एकदम टिकिया के बोलता है हाँ हाँ। फिर उसके बाद क्या है, जैसे ही जबरा का कुछ एहसास होता है वो भागता हुआ खेत की तरफ दोबारा भागता है। वो भौंक ही रहा होता है तो हल्कू यहाँ से पूछता है क्या हुआ जबरा, मतलब तेजी से पूछता है आम के बगीचे से वैसे आग तपता हुआ। तो उधर से फिर भौंकता है जबरा, वो तो आदमी था नहीं कि जो कुछ जवाब देगा, खाली भौंकता है। तो यहाँ से हल्कू को लगता है कि जैसे खेत में कोई घुस गया है, चबाने की कुछ आवाज आ रहा है। तो नीलगाय उसको एहसास होता है, वो उठ के एक बार जाने की हिम्मत तो करता है, लेकिन फिर जब सर्द हवा का झोंका लगता है तो वो दोबारा आके आग के पास ही बैठ जाता है। बुझी हुई जो आग थी मतलब बुझ जाती है, वो उस पर आके दोबारा हल्का हल्का साफ देखते हुए बैठ जाता है। और कब उसकी नींद लग जाती है वहाँ पे पता ही नहीं चलता। सुबह सुबह जब वो उठता है, उसकी पत्नी आके उठाती है, तो वो पत्नी आके उठाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे आराम से सोते सोते रहो, वहाँ गाय पूरा खेत चट कर गई, यानी कि चर गई। तो हल्कू क्या बहाना बनाता है कि तुमको क्या बताऊँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कितना पीड़ा से गुजरा हुआ तो मैं ही जानता हूँ। वो बहाना बनाता है और सुत जाता है। फिर अपने खेत के पास आके देखता है तो देखता है कि कुछ नहीं है। जबरा से भी बोलता है कि जबरा तुमने भगाया क्यों नहीं, तो कुछ नहीं कहता, वो मुड़ी नीचे कर लेता है। तो हल्कू की पत्नी बोलती है अब कर्जा कैसे चुकाओगे तुम जमींदार का, जो तो 3 पैसे रखे तो वो तो तुमने दे ही दिया, अब नए कमल भी नहीं ले पाओगे। तो जब क्या आता है हल्कू यहाँ पे क्या कहता है, तंग होके कहता क्या है कि चलो जान तो छूटी, कोई इतनी मजदूरी करके ही जमींदार का कर्जा चुका देंगे, लेकिन खेती तो नहीं करना पड़ेगा अब। देखिए अब यहाँ पे आदमी कितना तंग हो गया, उसके पास पहले तो कर्जा में डूबल था, ठंड का रात था, फिर उसका नीलगाय खेत उसका फसल जो तैयार था उसको चर गया, फिर 2-3 चीज का प्रॉब्लम उसको कि पानी डालो ये करो वो करो। तो तंग आके आखिरी में किसान क्या होता है, अपनी किसानी वाला आस्ते से डगमा गया कि नहीं मजदूरी कर लेंगे, लेकिन किसानी अब ज़्यादा नहीं करेंगे, खेती अब नहीं करेंगे। तो यही ना कहानी का उद्देश्य था कि मरमर तो पहले जिंदगी दर्शाया ही कि कैसे किसान रह रहा है, लाभकारी नहीं हो पा रहा है खेती ये वो। फिर उसके बाद अलग से क्या हो गया उसके ऊपर कि किसानी से वो धीरे धीरे उबता हुआ पार हो गया। उसकी बीवी बोली कोई बात नहीं, आगे ऐसा ही कर लिया जाएगा। कहानी इस तरह था, कहानी के सारांश है। डीप इसका विषय एकदम डीप चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं कहानी तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हुआ, वहाँ पे इसका पीडीएफ उपलब्ध है, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा, शब्दार्थ का पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। और फिर हाँ, आपको दोबारा बता देते कि अगर जो किसी भी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है यूट्यूब का, मोर जो जहाँ पे लिखा हुआ रहता है वहाँ पे जाइएगा अंदर, तो वहाँ लेक्चर जो भी चल रहा, मतलब जैसे लेक्चर 12 है तो लेक्चर 12 पीडीएफ लिंक ऑफ लेक्चर 12 करके दिया रहता है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वो ड्राइव में ले जाके खोल देगा। ठीक, ड्राइव में खोलेगा तो डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, या गूगल में ले जाके आपको खोलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके वो पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए कि यहाँ पे संप्रेषण का लेक्चर नंबर 12 तक चल चुका है, और पुराने जो वीडियोस हैं, सॉरी हमारे जो पुराने वीडियोस यानी कि जो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो पहले से अपलोड ही है, उनको मैं इस प्ले लिस्ट में ऐड करते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप दोबारा हम आपको बनाएं और आप दोबारा देख सकें, तो उनको ऐड करते जा रहे हैं, जिसमें लेक्चर यूनिट 2 आपका और यूनिट 4 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा उसी में, और यूनिट 3 तक तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। फिर जो आपका शब्दावली है ये सब क्या होता है उसको लगातार हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। 2 दिन और लगेगा इसमें, फिर 2 दिन मतलब 4 दिन अभी और लगेगा इसमें। 4 दिन में पूरा कहानी का पूरा जो यूनिट 3 है वो आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आने वाले 2 से 3 दिन में आपको शब्दावली पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक, तब तक संप्रेषण से मोस्ट जो होता है 20 से 25 क्वेश्चन है, 30 से 40 क्वेश्चन जो आपके पास बनेगा, 50 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको लेके आएंगे। 5 को क्वेश्चन 50 में से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो 50 क्वेश्चन मैक्सिमम लेके आएंगे। चलिए आप इसको उतारिए, उसके बाद क्या होता है अपना प्रश्न देंगे, उसके बाद ये लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। आप इसको उतारिए।